ये कहानी कैसी लड़के की है जो अपने पेरेंट्स माँ बाप के साथ एक अलग ही प्लेनेट से यहाँ पर रहा करती थी, जहां पर एक कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में उस लड़की के मॉम डैड और बस वो ही रहा करती थी। वन दिन वो उस प्लेनेट पर भी अकेली हो गई। उसकी क्या वजह थी ये जानने के लिए आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें रहमी नाम की बच्ची और उसके मॉम डैड थे। ये फैमिली एक प्लेनेट से यारे पर शीतल कॉलोनी में रहते थे और अगर उनके चारों तरफ देखा जाए तो ना कोई चिरिन परे ना कोई इंसान, सारा बंजरी इलाका था। उनका तो कोई पड़ोसी भी नहीं होता और अर्ध जमीन पर भी रहने वाले लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने अपने पास एक फॉर्म भी बनाया हुआ था जहां पर इन्होंने कुछ जानवरों को पाला हुआ था और एक ग्रेन हाउस जहां पर रेमी की डैड सब्जियां उगाए करते थे और इसी तरह उनका गुजर बसर चल रहा था। रेमी की नजर हर वक्त दो रहती। उसे जानना था कि जहां पर वो रह रही है अगर इसे आगे जाए तो आगे की दुनिया में क्या होगा, क्या उतर इंसान जिंदा होंगी। इसीलिए वो अक्सर दूर के पहाड़ों को असरत भरी निगाहों से देखा करती थी। ये वो भी वन दिन वहां पर जाएंगे, मगर उसकी मॉम हर वक्त उसे इन कामों से मना किया करती थी। मगर इस फैमिली को एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी प्लेनेट पर भी अर्ध जमीन की तरह लोग आकर बस जाएंगे। वन दिन डैमी के डेंट घर में देर से आते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। रहमे भी खड़ी चुपके से मॉम डेंट की बातों को सुन लेती है। रेमे की डेंट को शक था कि कहीं उनकी आसपास अजनबी लोग हैं जो उनके घर में घुसना चाहते हैं। ये बात ही रेमी भी सुन लेती है। अब रात को रेमी के डेंट उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटे परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जो कुछ तुमने सुना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। मगर रेमी अब भी डरी हुई थी। एक सुबह जब वो जागती है तो खिड़की पर खून से किसी ने लीव लिखा हुआ था कि यहां से चले जाओ। यह सब देखकर रेमी के मॉम डैड डर जाते हैं। उसके डैड ने जल्दी से राइफल उठा ली थी और यहां वहां देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा था। रेमे की मॉम भी उसे लेकर चुप जाती है। तभी कुछ देर के बाद रेमी के मॉम डैड को 3 लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो 6 होने का नाटक कर रहे थे ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत से लोग हैं, मगर वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए रेमी के डेढ़ पागलों की तरह जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जो भी है सामने आ जाए। छोटी रहमी दूर खड़ी छुपी जो ये सब देख रही थी, वो अपने डैड का ऐसा रूप देखकर डर जाती है क्योंकि उसने अपने डैड को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। रेमी के मॉम डैड सारा दिन निगरानी करते हैं कि आखिर कौन है जो उनके घर में आने की कोशिश कर रहा है। उधर रहमी इस बात से परेशान थी कि जानवर ठीक है या नहीं, इसीलिए वो अपने मॉम डैड को बताए बगैर चुपके से ही घर से बाहर निकल जाती है। वो बाहर आकर अपने जानवर को देखकर खुश होती है कि वो अभी तक ठीक था, लेकिन जब उसकी मॉम को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर रेमी को लेने आती है। जब रेमी अपने घर की तरफ आ रही थी तो उन लोग ने भी उसे देख लिया था जो इसके घर के पास छुपे हुए थे। वो रेमी को पकड़ना चाहते थे, मगर सही वक्त पर रेमी के डैड ने गोली चलाकर एक आदमी को मार दिया था, जबकि उसकी मॉम दूसरे को रोक दी है और उसे चाकू से मार देती है और फिर वो रेमी को लेकर अंदर भागती है। बाहर रेमी के डीएंड आखिरी दुश्मन को भी मार गिराते हैं। गोली उस दुश्मन के पांव में लगी थी, जिस वजह से वो जख्मी हो गया था। अब रहमी के डेंट पहाड़ों की तरफ जाते हैं और उसकी मॉम मरे हुए लोगों के पास से हाथों को जमा कर रही थी। कभी रेमी देखती है मरने वाले लोगों में एक लड़की भी थी। अब रेमियो उसके मॉम ने खुद को घर में बंद कर लिया था और डेड का इंतजार करने लगती है, मगर रात गुजर गई थी, रेमी के डेड अब तक वापस नहीं। इस बात से रेमी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने हाथ में एक बड़ा चाकू पकड़कर रेमी को अपने साथ लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने का फैसला करती है, मगर तभी उनके दरवाजे से एक अनजान आदमी अंदर आता है। इसका मतलब ग्रेवी के डेड मर चुके थे। इस अनजान आदमी ने उन्हें मार दिया था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ही था जिसे कल रेमी के डेड ने पैर पर गोली मारी थी। वो अपना नाम जेरी बताता है और कहता है कि ये मेरा घर है और तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड को मारकर यहां पर कब्जा किया है, इसीलिए मैं अब अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत मुसीबतों के बाद यहां पर पहुंचा हूं और अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे, पूरा बर्ताव ना करो, तो अपनी बेटी के साथ यहां पर रह सकती हो। हमारे हस्बैंड को तो मैं मर चुका हूं और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हूं। मगर ये सारी बातें सुनकर रहमी की मॉम बाहर आ जाती हैं और रेमी को लेकर छुप गई थी, रेमी जो बहुत ज्यादा रो रही थी।
वो अपनी मॉम से कहती हैं कि मॉम चले यहां से, हम यहां पर नहीं रहेंगे। मगर उसकी मॉम जानती थी ये इस प्लेनेट के बाहर जिंदगी आसान नहीं है, इसलिए अब वो जेरी के साथ ही रेमे को लेकर इस घर में रहने का फैसला करती हैं। मगर उनका कुछ और ही प्लान था। अब जैसे ही चेरी का ध्यान थोड़ा सा उनकी तरफ से हटता है तो रेमी की मोमो का पाते ही घर के अंदर घुसकर एक चाकू से चेहरी पर हमला कर देती है। मगर उसने रेमी की मॉम को पकड़ लिया था और गन से मारने ही लगता है, मगर नहीं मारता और कहता है मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन का वक्त, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब रेमी की मॉम जेरी से कहती हैं मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना कर दो, मैं अपने हस्बैंड को उनकी मौत के बाद दफनाना चाहती हूं। इस बात के लिए तैयार हो गया था और रेमी के डेड के साथ साथ अपने साथियों को भी दफना देता है जो रेमी के डेड ने मारे थे। अब वो और उसके मॉम इन अनजान आदमी के साथ रहने लगी थी। रेमी बार बार अपनी मॉम से कहती हैं प्लीज मॉम चले यहां से, पर उसकी मॉम जानती थी कि बाहर की दुनिया में इनके लिए जेरी से भी बड़े बड़े खतरे हैं। अब रेमी जेरी पर नजर रखना शुरू करती हैं। वो देखती हैं उसके पास बहुत सारे हथियार थे। अब वो उसके जाने के बाद रेमी जेरी के बैग की तलाशी ली लेती है, जिससे उसे एक मांस और एक लड़के की तस्वीर मिलती है। ये वही लड़के थी जिसको रेमी की मॉम ने चाकू से इसे बचाने की खातिर मार दिया था। अब रेमी और उसकी मां 30 दिन गिना शुरू करती है। जेरी के वादे के मुताबिक वो उसके साथ रहने लगी थी। जेरी बाहर के सारे काम संभालना करता, जबकि रेमी की मां घर के काम किया करती थी। वन दिन की मॉम अपने स्टोर रूम से एक रोबोट मशीन निकालती हैं जो एक पालतू जानवर की तरह था। रेमी को एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वो बोलता और रेमी सी बातें क्या करता था। वन दिन खाना खाने के बाद रात को रेमे की मॉम बैठकर चेरी से बात करती है। चेरी को सारी सच्चाई बताती है। कहती हैं कि जब हम यहां पर पहुंचे तो तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मर चुके थे। हम और जमीन पर रहने वाले लोग थे, मगर हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया, तबाह हो गया, जिसकी वजह से हम यहां पर फंस गए और दोबारा कभी अर्थ पर ना जा सके। जानने के बाद जेरी भी उनके साथ ठीक हो गया था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। रेमी की मॉम और जेरी के दरमियान में अब एक रिश्ता बन चुका था। ये सब बातें जब रेमी देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज भी वो जेरी को अपने डैड का कातिल समझती थी। इसीलिए रेमी अब सोचती है वो अपना सामान तैयार करती है और बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो ये भी नहीं जानती थी कि आगे उसे जाना कहां है। इसका मतलब यह था कि बाहर कोई जिंदगी नहीं थी। अब रेहमी जब थोड़ा सा और आगे जाने लगती है तो वो तीर्थती है जहां पर वो रहते हैं। वो प्लेनेट शीशी से ढका हुआ है, मतलब उसके बाहर कोई जिंदगी नहीं थी। जो भी जिंदगी थी बस उसी हिस्से में थी जहां पर रेमी का घर था और वो रहा करते थे। तभी रेमी को एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है। वो उसे जब खोलती है तो अंदर चली जाती है। इसीलिए रेहमी अब अंदर आकर जो उसके पास टॉर्च बॉल थी उसकी मदद से आगे बढ़ती है। उसे दूर से रोशनी नजर आ रही थी, मगर टनल सुरंग में अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेमी का सांस रुक जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने बिस्तर में थी। पता चलता है कि जेरी उसे बचाकर ले आया था। वो उसे कहता है कि दरवाजे के उस पार धूल, मिट्टी और ऑक्सीजन की कमी के अलावा कुछ नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लो, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। वन दिन जेरी को एक गिटार मिलता है जिस पर वो रेमी की मॉम को गाना गाने का कहता है। रेमी की मॉम भी वही गाना गाती है जो वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ साथ गाया करती थी। इसका मतलब यह था कि उन्होंने जेरी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। देखकर रेमी रोने लगती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था जब उसकी मोंग उसे मनाने चाहती है, मगर वो नहीं मानती। अब रेहमी की मॉम को गुस्सा आ गया था और वो जेरी को मारने के लिए एक गन उठा लेती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि इसकी वजह से उसके बेटी नाराज हो गई और उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया। जैसे ही वो उस पर गन को चलाने लगती है, मगर उसमें कोई गोली नहीं थी। इसीलिए अब वो चाकू लेने भागती है। जेरी भी उसके पीछे जाता है। बाहर खड़ी रेमी ये सब देख रही थी। अब रेमी की मॉम को भी मार दिया था। ये देखकर तो रेमी टूट गई थी। अब वो ही होना था जो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक अनजान और अपने मॉम डैड के कातिल के साथ जिंदगी गुजारनी थी। इसीलिए अब वो उससे बचने के लिए यहां से भागती है। चेरी ने उसे पकड़ लिया था और उसे रुकने का कहता है। एक छोटी बच्ची होने की वजह से रेमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब उसे जेरी के साथ ही रहना था। रेमी के मोम को भी उसी पहाड़ पर दफना दिया जाता है। उसके 1.5 दफन थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है।
रेमी अब बड़ी हो चुकी थी और यह खूबसूरत लड़की बन जाती है जो जेरी के साथ रह तो रही थी पर उदास और बिल्कुल चुप। मगर अब उनके आसपास और भी बहुत से जानवर थी, बहुत सी सब्जियां थी। एयटीन चेरी रेमी को गोलियों से भरी हुई गण देता है क्योंकि इतने सालों में रेमी ने आज तक उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे जेरी अच्छा लगता था, बल्कि वो आज भी उसे अपने मॉम डैड का कातिल समझती थी और उसे हर वक्त बचकर रहा करती थी। दूसरी तरफ आता था कि रेमी सब भूलकर उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारी। one दिन वो उसे अपने साथ एक तालाब पर भी लेकर जाता है। पहली बार तालाब के पानी में नहाती है और फिर दोनों चुपचाप बैठकर शराब पीते हैं। जब ये घर आते हैं तो घर पर चेरी रेमी को उसके मॉम की बनाई हुई तस्वीर देता है जिसे देखकर वो रोने लगी थी। यहां पर जेरी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो रहमी को बहुत ही अजीब तरीके से गली लगा लेता है। यह देखकर हमें डर गई थी। अब तो वो रात को भी डरने लगी थी क्योंकि उसे अब जेरी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। नीयत भी बदल गई थी। वो रेमी को अब छोटे बच्चे की नजर से नहीं बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखता था। वन दिन जेरी रेमी से कहता है कि मुझे लगता है बस अब इस प्लेनेट पर तुम और मैं ही जिंदा बची है, इसीलिए तुम मेरे साथ रहो और हम बच्चे पैदा करके नस्ल को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंसानों का वजूद कभी खत्म ना हो। मगर रहमी साफ मना कर देती है। कहती है मैं दुनिया में आखिरी ही क्यों ना बचूंगा, मगर तुम अपने मॉम डैड के कातिल के साथ कभी नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोबोट मशीन के साथ बाहर चली जाती है और बहुत सोचने के बाद उसने ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन जेरी को रेमी के इन इरादों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसके कमरे से मास्क लेकर बाहर आ गया था ताकि रहमी कभी भी उसे छोड़कर ना जा पाए। वो भी उसके पीछे भागती है और मास्क को लेने की कोशिश करती है, मगर गलती से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो खुद को बेड पर बनवा हुआ पाती है। उसके सामने जेरी बैठा था जिसके गलत इरादे साफ उसकी आंखों में नजर आ रही है। उसे कहता है देखो अभी भी तुम सोच सकती हो, मगर रेमी अब भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जेरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रहमी की चीजें सुनकर उसकी रोबोट मशीन अंदर आ जाती है और अपनी हथियारों का इस्तेमाल करके चेरी पर हमला कर दिया था जिससे चेहरे दूर जाकर गिरता है। मगर जेरी अभी भी मरा नहीं था। वो अबुष्ट बोट को गोली चलाकर खत्म कर देता है। उधर रेमी ने भी खुद को आजाद कर लिया था और फौरन एक राइफल उठाकर के सरमीन गोली मार देती है। वो भी चुका था और उसकी लाश को भी पहाड़ पर दफना देती है। थोड़ी देर बाद रेमी को यह एहसास होता है कि वो कितनी अकेली है, यहां तक कि उसका दूसरे बोट मशीन भी टूट गया। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने मॉम डैड के कूपन के पास सोया करती थी। वो ऐसे ही अकेले अपने दिन गुजार रही थी, अपने जानवरों को देखती और ऐसे ही गुजारा करती थी। मगर उसने फिर से अपनी दोस्त बोट को भी ठीक कर लिया था। अब वो यहां से जाना चाहती थी, इस उम्मीद के साथ शायद उसे इस बज्जर जमीन पर कोई इंसान नजर आ जाए तो यहां से जाने की तैयारी करती है और अपने दोस्त रिपोर्ट मशीन को अलविदा कहती है। अपने घर और जानवरों को देख रही थी। फिर वो मास्क लगाकर उसे सुरंग के अंदर जाने लगती है जहां से कभी उसने बचपन में भी जाने की कोशिश की थी। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। वो देखती है दूर दूर तक बंजर इलाका था, लेकिन फिर भी उसे ये जानना था क्या वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अगर वो अपने सामने आने वाली मुसीबतों से बच गई तो उसका लोगों को ढूंढने का सफर हमेशा जारी रहेगा। तो क्या रेमी का यह सफर पूरा हो पाएगा? क्या उसे अपनी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान मिलेगा? और इसी के साथ रहने की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।